लेकिन वे क्या कर रही थी? वे तो अडानी की उन कंपनियों में डायरेक्टर थी, वे उनके पति, जिन्होंने ये सब गड़बड़ियां की विदेशों में, साइप्रस जैसे देश में जो टैक्स हेवन माने जाते हैं, मालदीव है और कई ऐसे देश हैं। विपक्ष ने तमाम हंगामा किया, लोग अदालत तक गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आपने ठीक कहा है, डीवाई चंद्रचूड़ चाहते तो उस वक्त ही एक जांच का आदेश दे सकते थे। और जांच लायक इतनी खामियां हैं उनकी भूमिका में। सेबी की चीफ का तो काम है निवेशकों के हितों का संरक्षण करना। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में हालात अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आपकी जेब के लिहाज से, आपके पैसों के लिहाज से, आपके निवेश के लिहाज से बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर खड़े हो गए। कोई कह रहा है कि 26 साल के बाद, कोई बता रहा है कि 28 साल के बाद, और ये हालात बने हैं कि एक बार फिर अर्थव्यवस्था रसातल में जाती दिख रही है। मंदी का दौर सर पर है, लेकिन अब मनमोहन सिंह नहीं है। अब मनमोहन सिंह नहीं है तो क्या इसका खामियाजा ये देश उठाएगा? सरकार खामोश है क्योंकि हमने पिछले 3 से 4 या 5 महीनों में जिस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है, उसका जो एनालाइज कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हों, सरकार का कोशिश करती हुई क्यों नहीं दिखी, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो सरकार के पास है, और सरकार दे क्यों नहीं रही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, उनके साथ चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत। राकेश जी, 26 साल के बाद, कहीं 28 साल के बाद बताया जा रहा है कि ये हालात बन रहे हैं कि भारत एक बार फिर मंदी के दौर पर है। जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था तभी से इस बात का अंदेशा लगातार लगाया जा रहा था कि इसका असर पड़ेगा। नोटबंदी हुई तो भी अंदेशा था। राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो मौजूदा हालात है इसकी जानकारी पहले दे दी थी। लेकिन सरकार की खामोशी आपको की वजह क्या लगती है कि क्यों खामोश है? बजट भी आया, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह का कोई जिक्र नहीं कि ऐसे हालात बन सकते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए और अब तो जगह जगह कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई संजीदा बहस करने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? देखिए, ये सरकार जिम्मेदारी रहित सरकार है। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के लिए। कोई डाटा मांगे तो डाटा नहीं मिलता है, कोई आंकड़ा आप मांगिए। ये जो एनडीए सरकार है, इसके लिए अक्सर कई नेता सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं, नो डाटा अवेलेबल गवर्नमेंट, एनडीए। जहां तक इस वक्त जो शेयर मार्केट की दशा है, आपने पिछले दौर का स्मरण कराया, लेकिन वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर था। अमेरिका में बैंक ढह गए थे, लेमन ब्रदर्स ढह गया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा था, और वो कैसे अपनी रीति नीति से देश को उस बड़े झंझावात से निकाल कर ले गए, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को देश की, देश के लोगों की कोई चिंता ही दिखाई नहीं देती। बिना किसी से विचार विमर्श किए रात को 8 बजे टेलीविजन पर आते हैं और नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। नोटबंदी के जो उद्देश्य बताते हैं, एक भी उद्देश्य पूरा नहीं होता। न काला धन खत्म हुआ, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न पेपर करेंसी कम हुई, और न आतंकवाद का खात्मा हुआ। अपने एक भी उद्देश्य में नोटबंदी सफल नहीं रही। अब आते हैं शेयर मार्केट पर। देखिए, लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश को आगाह कर रहे हैं, बार बार चेता रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी आपने उनका वो एक सीरीज देखी होगी जिसमें वे पवन खेड़ा के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक डिस्कशन हो रहा है, और वे सारे खतरों को रेखांकित कर रहे हैं। वे बता रहे हैं ऐसा ऐसा हो सकता है। राहुल गांधी सरकार में नहीं, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन हर मौके पर वे देश को चेताने का काम कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2019, शाकिर जी, इस देश में वो पहले व्यक्ति थे, राहुल गांधी, जिन्होंने कोविड की आमद की आशंका जता दी थी। तब इस सरकार ने और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खिल्ली उड़ाई थी राहुल गांधी कि राहुल गांधी देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, इस नाम की कोई बीमारी आने वाली नहीं। और चंद दिनों के भीतर जनवरी 2020 में इस देश में कोरोना की आमद हो गई, फिर लॉकडाउन हुआ, पूरा देश, दुनिया जानती क्या हुआ। इसी तरह आर्थिक मसलों में
राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर, अभी शेयर मार्केट को लेकर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी की भूमिका को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें वे सरकार को आगाह नहीं कर रहे और देश को आगाह नहीं कर रहे। और इसके उलट सरकार क्या कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है शाकिर जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम निकलने से पहले 4 जून से पहले एक इंटरव्यू में भोंपू मीडिया के चैनल से कह रहे थे कि आप देखना, लोग देखते रह जाएंगे, शेयर मार्केट इतना उठेगा, इस समय खरीदना चाहिए शेयर लोगों को। गृह मंत्री अमित शाह इंटरव्यू दे रहे, वे कह रहे थे शेयर बाय करना चाहिए, खरीदने को उन्होंने अंग्रेजी बोला था, बाय करना चाहिए। इसमें एक तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, ब्रोकर फर्म के रूप में या ब्रोकर के रूप में, वो इस तरह की सलाह नहीं दे सकता। हम और आप एक दूसरे को ऐसी सलाह नहीं दे सकते। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस तरह की सलाह नहीं देना चाहिए। उसके बाद कितना बड़ा जोखिम उठाया इस देश के लोगों ने कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, गृह मंत्री कह रहा है शेयर खरीद लो, बूम आने वाला है, ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो आज की तारीख में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 5 महीने में रिकॉर्ड, लगातार 5 महीने में गिरावट चल रही है। लाखों 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 करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। और इस वक्त प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री सैर सपाटा करते हैं। जब देश का आम निवेशक खून के आंसू बहा रहा है, स्टॉक मार्केट धरती पर लौट गया है, वो जो ग्राफ हम लोग दिखाते हैं ना, वो ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा, वो तो ऐसे लेट गया है बिल्कुल दंडवत। प्रधानमंत्री को कोई चिंता ही नहीं। तो मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदार सरकार है। इस सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के लोगों से, देश की माली हालात से कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल, ये हालात इतने बद से बदतर, और हम देख रहे हैं कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर वो कहाँ हैं, वो सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री के तौर पर हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते वो अमेरिका जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, वहां पर अपने दोस्ती का बखान कर रहे हैं, टैरिफ कम कर रहे हैं जहां अमेरिका को जरूरत है, अपने देश का टैरिफ बढ़वा कर आ रहे हैं। क्या ये ऐसी सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा करती थी, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 3 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बनाने का दावा करते घूम रहे हैं, क्या इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब बाजार इस तरह से गिर रहा है तो आपको बाजार को संभालना है, आपको निवेशकों को भरोसा देना है। उल्टा ये है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी जैसी निवेश वाली चीजों में भी जब लोग पैसा निकालने लगे हैं तो आप समझिए कि कितनी खतरनाक स्थिति। जबकि म्यूचुअल फंड और एसआईपी के लिए तो ये कहा जाता है कि लोग उसमें एक तरह से सिक्योर समझते हैं, मार्केट का रिस्क तो रहता है लेकिन तब भी काफी हद तक उसमें निवेश को सिक्योर समझते हैं। वहां हालात खराब है, विदेशी निवेशक अपना पैसा लेके जा रहे हैं। तो फिर आखिर ये सपने कहां बुने जा रहे हैं, और भारत विश्व में शक्ति, टेस्ला को आप आमंत्रित कर रहे हैं और देश की कंपनियों का बंटाधार हो रहा है। देखिए शाकिर, इन सारे जवाब सवालों पर जाएंगे, उससे पहले एक चार्ट कल से हमने सोशल मीडिया पर देखा है, आपकी नजर में भी आया होगा। ये जो स्टॉक मार्केट डूबा है, इसमें जो बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, उनका क्या हाल हुआ है ये भी जान लीजिए। LIC, देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मार्केट कैप घट गया 3 लाख करोड़ से। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का नेशनल बैंक माना जाता है, 1.6 लाख करोड़ डूब गए। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, 1.5 लाख करोड़। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, 1 लाख करोड़। NTPC, 1 लाख करोड़। कोल इंडिया, 1 लाख करोड़। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, 1 लाख करोड़। ये वो नवरत्न कंपनियां हैं देश की, जो जब स्टॉक मार्केट में कोई आपदा आती है तो ये उसे बचाने का काम करते हैं, ये उसको राहत देने का काम करते हैं। लेकिन इनके मार्केट कैप कहाँ पहुंच गए देख लीजिए। LIC 3 लाख करोड़ से डूब गई, उसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ घट गया।
अब सवाल ये है कि वित्त मंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की भूमिका ये कैसी होनी चाहिए। इस वक्त प्रधानमंत्री को अपना सैर सपाटा छोड़कर दिल्ली में बैठकर वित्त मंत्री से, आर्थिक विशेषज्ञों से, दूसरी पार्टियों के भी लोग हों उनसे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वित्तीय और आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनसे बात करना चाहिए। इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं। वे जो दावे करते हैं वो कितने फर्जी हैं। अब आपने जिन जो चीजों का जिक्र किया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाले, अभी एक रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, भारत में 100 करोड़ लोगों के पास जीवन यापन के लिए आना पाई नहीं है, कौड़ियां नहीं है उनके पास। 100 करोड़ लोगों के पास 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की सारी संपत्ति है, सारा खजाना उनके पास है, और 100 करोड़ लोग पाई पाई के लिए मोहताज। एक और उदाहरण सुन लीजिए, अभी कुंभ खत्म हुआ प्रयागराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया कि 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, उन्होंने भी उसमें सुर में सुर मिलाकर कह दिया। जबकि हकीकत यह है, अभी जो रिपोर्ट आई है जीएसटी के कलेक्शन, अगर कोई कारोबार बढ़ता है कहीं भी किसी राज्य का, तो जीएसटी भी तो बढ़ेगा। वही तो एक पैमाना है इसको जानने का। उसमें तो ऐसी कोई वृद्धि दर्ज ही नहीं की गई। तो ये 3 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? ये उसी तरह का आंकड़ा है कि जैसे 67 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया, लेकिन मृतकों की गिनती नहीं कर पाए हैं अब तक। वो वहीं की वहीं अटकी है। ये देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जिसमें घटना के दिन के बाद से घायलों में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता। किसी बड़े हादसे में जितने लोग मरते हैं उनमें से एक आध और गंभीर होता है, वो भी अपनी जिंदगी गंवा बैठता है। तो ये सरकार, केंद्र सरकार हो या उनकी राज्य सरकारें हों, प्रोपेगेंडा में विश्वास करती है। इसलिए ये भी उनका प्रोपेगेंडा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, हम विश्व गुरु हैं, विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। अमेरिका जाते हैं तो किस मुंह से वहां सब कुछ सुनकर लौटे, पूरी दुनिया ने देख लिया है। मुझे लग रहा है कि जब तक सरकार खुद महसूस नहीं करेगी कि देश के लोगों की का हाल क्या है, देश के लोग 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के थैले पर आश्रित हैं, और तब प्रधानमंत्री सैर कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह की अनियमितताएं पिछले 10 सालों में हो रही, जिसमें साइफन के जरिए निवेशकों का गड़बड़ करना, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों का पैसा उगाना, सब पार्टियां उसमें शामिल है। सेबी की भूमिका, सेबी ने जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों को संरक्षण दिया है, और सेबी को सरकार का संरक्षण है। रिटायर हो गई 28 फरवरी को सेबी की चीफ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने एक जांच कमेटी तक नहीं बिठाई। विपक्ष ने जेपीसी की मांग की, साधारण कोई जांच बिठा दीजिए। राहुल गांधी ने कहा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज से जांच करा दीजिए। लेकिन ये वो सरकार है जो बड़े से बड़े आरोपों पर कोई जांच कराने के लिए तैयार नहीं। त्याग पत्र तो होते ही नहीं है। राजनाथ सिंह ने शुरू में कह दिया था ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। लेकिन कानून अपना काम करेगा और उसकी शुरुआत हो गई। निशक बिल्कुल राकेश जी, सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच का जिक्र जब हम करें, हालांकि ये जो एंटी करप्शन अदालत है वहां से ये मामला आया है, और इस पे अपील के लिए वो हाई कोर्ट भी पहुंची हैं, और कुछ आगे सुनवाई भी, तारीख भी तय हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जो फैसला, जो कदम एंटी करप्शन विंग उठा सकती है महाराष्ट्र की, वो डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी तो मुकदमा आया था, वो वहां पर कमजोर पड़ गए। और ये फैसला अगर उस वक्त आता जब वो कुर्सी पर थी तो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण होता। कुर्सी पर उतरने के बाद ये तमाम मुकदमे होना या उस पर कार्रवाई होना, ये मानो धूल में आप लाठी पीट रहे हैं सांप निकल जाने के बाद, वो वाली स्थिति है। सरकार तो अब भी खामोश है, और सरकार का दखल शायद अब इसलिए भी ना हो कि वो अब रिटायर हो चुकी हैं, पद पे रहती तो शायद सरकार का इंटरफेरेंस ज्यादा होता। देखिए, निश्चित तौर पर जब माधवीपुरी बुच का मामला सामने आया था, विपक्ष ने
तमाम हंगामा किया, लोग अदालत तक गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आपने ठीक कहा है, डीवाई चंद्रचूड़ चाहते तो उस वक्त ही एक जांच का आदेश दे सकते थे, और जांच लायक इतनी खामियां हैं उनकी भूमिका में। सेबी की चीफ का तो काम है निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना, लेकिन वे क्या कर रही थी? वे तो अडानी की उन कंपनियों में डायरेक्टर थी, वे उनके पति, जिन्होंने ये सब गड़बड़ियां की। विदेशों में साइप्रस जैसे देश में जो टैक्स हेवन माने जाते हैं, मालदीव है और कई ऐसे देश हैं, वहां जो कंपनियां थी उनका पैसा किस तरह गलत रास्ते से, दूसरे रास्ते से काले धन के रूप में आया, ये जो आमदोरफ्त हुई है पैसे की, इसे रोकने का काम उनका था। अगर कोई कंपनी इस तरह से गड़बड़ कर रही थी, निवेशकों के साथ धोखा कर रही थी, इसे रोकने का काम उनका था, लेकिन वे तो खुद इन्वॉल्व थी, क्योंकि गुड़ तो मटकी में ही फूट रहा था, वे खुद उसका लाभ उठा रही थी। और अब एक छोटी सी अदालत ने, भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने मुकदमे का आदेश दिया है, एफआईआर करने को कहा है। तो शर्म आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश को, कि जो मामला एक छोटी सी अदालत को जांच लायक लगा, हम नहीं कह रहे उसमें जांच में सब कुछ सही सिद्ध होगा, हो सकता है वे उसमें भी पाक साफ निकल आए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त एफआईआर करता, जांच का आदेश देता, एफआईआर करने का आदेश देता है, तो ज्यादा पारदर्शिता होती, उसकी ज्यादा महत्ता होती कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश दिया है और उस वक्त वे पद पर थी, जांच होना ही चाहिए थी, कायदे से तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते। बड़ी से बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो जाएं, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, रील बनाने में लग जाता है। गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी थार से किसानों को चल दे, इस्तीफा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसके उलट ये होता है कि जो सरकार से संबंधित लोग हैं उनके मुकदमे हट जाते हैं। शैला रशीद का मामला हो, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, ब्रजभूषण पर मामला भी शायद वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। शैला रशीद का मामला वापस, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई, वरना वे देशद्रोही थी, वरना वे टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य थी। बीजेपी और उनकी ट्रोल आर्मी तो सबसे ज्यादा गाली देती थी उन्हें। तो इसी तरह माधवीपुरी बुच के खिलाफ भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि एक तरह से वे नरेंद्र मोदी के संरक्षण में थे। अब देखना है कि अदालत इस एफआईआर को किस तरह देखती है, आगे जांच में क्या होता है, सचमुच में वे सीखचों के पीछे पहुंचती हैं या नहीं। दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। एक पारदर्शी राज्य में कोई भी व्यक्ति, कोई किसी भी तरह का आरोप लगाए किसी व्यक्ति पर, तो उसकी जांच होनी चाहिए कम से कम, और हमेशा हुई है। बोफोर्स से लेकर पंडित नेहरू के समय से लेकर अब तक कोई भी आरोप लगा है तो जांच हुई, लेकिन इस सरकार में जांच ही नहीं होती, उससे पहले क्लीन चिट दे दी जाती है। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।